Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Khurram Mumtaz and I am here to present the first chapter of chemistry class 10th chemical equilibrium. Students, last lecture जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो आज के सेकंड लेक्चर में है और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो सेकंड लेक्चर है हमारा केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 1, वो हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस को मज़ीद डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो बुक के अंदर एक दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, उनको आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ये आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा, हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की आज हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से उसके जो रिएक्टेंट्स हैं वो मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और किस तरह से प्रोडक्ट्स टूट के दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास आज हम इंशाल्लाह दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एक हम हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, H2 एंड I2, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और ये आयोडीन है। ये दोनों क्या होता है, तवज्जो स्टूडेंट्स करें कि ये हाइड्रोजन और आयोडीन ये दो गैसेस हैं। हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस है, जबकि आयोडीन की गैस का जो कलर है वो पर्पल कलर का होता है। इसका कलर पर्पल होता है आयोडीन का। अब ये आयोडीन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और इनके रिएक्ट करने के बाद बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। और जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये कलरलेस कंपाउंड है, कलरलेस कंपाउंड है। तो इस तरह टोटल हमारे पास जो है, अगर इस रिएक्शन में देखें तो जो रिएक्टेंट्स का जो कलर हो जाएगा वो पर्पल कलर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स का जो कलर है वो कलरलेस है, उनका कोई कलर नहीं है। तो यहाँ से जब इनका एक रिएक्टेंट्स का एक स्पेसिफिक कलर है और प्रोडक्ट्स का कोई कलर नहीं है, तो यहाँ से हमें रिएक्शंस को इसी पॉइंट को, इसी प्रॉपर्टी को देख के हमें रिएक्शन इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आओ हम बात करते हैं, जब स्टार्टिंग के अंदर जब ये दोनों रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास इनका जो पर्पल कलर है रिएक्टेंट्स का वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। उसकी जो मिकदार है वो धीमी पड़ना शुरू हो जाती है, वो उसका जो रंग है वो फीका होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो ये नज़र आ रहा होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं और उनके मिलने से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये तो निशानी हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन की कि अगर आपके पास इस साइड पे पर्पल कलर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे अगर आपको चीज़ दिखती है तो कलरलेस कंपाउंड हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा होता है, तो जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन रिएक्शन आगे की तरफ चल रहा है। चूँकि पर्पल कलर यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा, अब होता क्या है, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करें कि हाइड्रोजन आयोडाइड को आप गर्म करना शुरू कर दें। जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा टूट के, ठीक है, इसकी डिकम्पोजिशन होगी और ये टूट के दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देगा। अगर तो हाइड्रोजन आयोडाइड के टूटने से दोबारा अगर यहाँ पे पर्पल कलर बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये दोबारा वही रिएक्टेंट्स बन रहे हैं जिनसे मिलकर आपका प्रोडक्ट बना था। तो जब हम इसका बगौर मुशाहिदा करते हैं तो जब जो रिवर्स रिएक्शन जैसे ही शुरू होता है तो वैसे वैसे क्या होता है कि आपके जो रिएक्टेंट्स की तरफ पहले जो पर्पल कलर था वो दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाता है, जिससे ये जाहिर होता है कि पहले मरहला में क्या हुआ था कि रिएक्टेंट्स ने मिलके प्रोडक्ट्स बनाए थे और फिर सेकंड मरहले में क्या हुआ था कि प्रोडक्ट्स ने टूट के दोबारा रिएक्टेंट्स बना दिए थे। ठीक है, ये साबित कैसे हुआ, हमारे पास दोबारा पर्पल कलर आ जाने से ये बात साबित होती है कि प्रोडक्ट्स ने टूट के दोबारा जो है वो
रिएक्टेंट बना दिए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल है, जिससे साबित होता है कि स्टार्टिंग के अंदर जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब प्रोडक्ट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाती है या हाफ से क्रॉस कर जाती है तो रिएक्शन आपके रिवर्स चलना शुरू हो जाता है, जिसे जो है वो रिवर्स रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। इसी के साथ हम अपनी सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, और सेकंड एग्जांपल हमारी है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर ये बन जाता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है। तवज्जो करें स्टूडेंट्स कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, और इनके रिएक्ट करने के बाद रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है और फॉर्मेशन हो जाती है CaCO3 की। उसके बाद जब इसकी काफ़ी मिकदार में ये CaCO3 बन जाती हैं तो फिर ये दोबारा टूटना शुरू कर देता है और रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। अब ये जो CaCO3 है इसकी डिकम्पोजिशन होती है, इसकी पहले फॉर्मेशन हुई थी, अब रिवर्स रिएक्शन के ड्यूरिंग इसकी जो है वो क्या होगी, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन के नतीजे में CaCO3 जो है वो दोबारा अपने वही रिएक्टेंट्स बनाएगा जिनसे मिलकर ये बना था। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो बात की मैं रिपीट करता हूँ कि सेकंड एग्जांपल में CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। ये पहले आपस में रिएक्ट करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के थ्रू ये फॉर्मेशन करते हैं किसकी, CaCO3 की। उसके अलावा फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जब CaCO3 काफ़ी मिकदार में बन जाता है तो फिर इसकी डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है और रिवर्स रिएक्शन के तहत ये दोबारा अपने उन ही रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स रिएक्शन के कंप्लीट होने की और इनकम्प्लीट होने की। बेसिकली ये बात आप ज़हन में रखें कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं वो कभी तकमील को नहीं पहुंचते, वो इनकम्प्लीट रहते हैं, वो कभी मुकम्मल ही नहीं होते। अक्सर एग्ज़ाम में सवाल भी आता है कि वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं दे आर नॉट कंप्लीट, ये हमेशा कंटिन्यू रहते हैं, कंप्लीट नहीं होते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टूट के दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते रहते हैं, इसलिए कोई नई चीज़ बन नहीं पाती। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में चूँकि जो चीज़ बन रही होती है वही दोबारा टूट भी रही होती है, तो इसलिए हमेशा क्या होगा कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में चलता रहेगा, ना कोई नई चीज़ आनी है ना कोई नई चीज़ बननी है, कोई ऐसा मामला नहीं होगा जिससे ये रिएक्शन कभी मुकम्मल ही नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कभी तकमील को नहीं पहुंचते, वो कभी मुकम्मल नहीं होते। अच्छा होगा क्या, देखो आपने क्या करें कि आप एक फ्लास्क लें और फ्लास्क के अंदर क्या करें कि इसको CaO प्लस CO2 इसको बंद कर दें, ठीक है, और इसको आप कंडीशन दे दें टेम्परेचर जिस पे भी इसने आपस में रिएक्ट करना है। रिएक्ट करने के बाद पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा कि आपके पास एक और आप फ्लास्क ले लें और उसके अंदर क्या होगा, आपके पास CaCO3 जो है वो बन रही होगी, ये वाली, ठीक है। ये उस वक्त है जब आपकी इस फ्लास्क के ऊपर से इसका जो माउथ है वो क्लोज होगा, अगर इसका बंद होगा ऊपर से ये क्लोज होगी तो आपके पास रिएक्शन चल रहा होगा, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स चलेगा और ये दोबारा टूट के बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर क्या हो, गौर करें स्टूडेंट्स, अगर मैं इस फ्लास्क के माउथ को ओपन कर दूं तो जो CaCO3 टूट के एक तो CO2 बना रहा है, एक CaO बना रहा है, तो फिर क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ से मूव करना शुरू कर देगी, ये यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। चूँकि इस फ्लास्क का जो माउथ है वो ओपन है, ठीक है, इसका जो ओपनिंग पॉइंट बिल्कुल ओपन है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि जो आपका रिवर्स रिएक्शन है उसके अंदर CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट के अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही है। अब इसमें क्या होगा, जो CO2 गैस है वो तो यहाँ से चली जाएगी। अब मुझे एक बात बताएं, जब ये टूटना शुरू हो जाएगी
ये दोनों रिएक्टेंट्स मिलके ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे तो फिर CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के लिए कोई गैस पीछे नहीं बचेगी, जिससे क्या होगा कि ये आपका रिएक्शन रिवर्स तो चल रहा होगा लेकिन दोबारा फॉरवर्ड नहीं जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसने CaO के साथ रिएक्शन करना था वो अब फ्लास्क को एस्केप कर गई है, वो यहाँ से छोड़कर चली गई है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये आपका जो रिएक्शन है इस तरह सारे के सारे जो CaCO3 है वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे आपके रिएक्टेंट्स के अंदर। तो इस तरह आपका रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इस मरहले में क्या होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपस में जो है वो रिएक्शन करेंगे और CaCO3 की फॉर्मेशन होगी। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन होगी। तो इस डीकम्पोजिशन के नतीजे में क्या होगा, आपके जो CaO है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोबारा बनना शुरू हो जाएगी। अगर तो आप इस सिस्टम को क्लोज रखते हैं देन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन चल रहे होंगे। लेकिन अगर आप अपने इस सिस्टम को ओपन कर देते हैं देन फिर क्या होगा, आपके जो गैसियस रिएक्टेंट्स होंगे वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। तो उनके रिएक्ट करने के लिए आधे जो रिएक्टेंट्स है वो नहीं बचेंगे और आपका जो रिएक्शन है वो फिर कंप्लीट जो है वो हो जाएगा, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में वो उसको तकमील को पहुँच जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है देखें, स्टार्टिंग के अंदर क्या हुआ था कि जो आप लोगों का CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों ने मिलकर बनाया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करती है और इनके मिलने से फ़र्ज़ करें पहले इनकी जो क्वांटिटी थी वो 100 थी, तो रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट्स आपके नहीं बने थे। लेकिन जैसे ही आपने रिएक्शन को ऑन किया, इजाज़त दी उसको चलने की, वैसे ही ये कम होना शुरू हो जाएंगे। ये पहले 0 थे, ये कम होकर 90 हो जाएंगे, वो 10 प्रोडक्ट्स बन चुके होंगे। ये चलते चलते 60 हो जाएंगे, ये 40 हो जाएंगे। एक वक्त आएगा ये 50 हो जाएंगे और इनकी जो क्वांटिटी है वो भी 50 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी है और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी है वो दोनों इक्वल हैं। अब क्या होगा, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, ये 45 हो जाएंगे, ये 55 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा गौर करें कि यहाँ पे पहले रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी, तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, रिएक्शन इस तरफ जा रहा था। अब इस कंडीशन, इस लेवल पे अगर आप लोग आगे देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की मिकदार ज़्यादा हो गई है जबकि रिएक्टेंट्स की मिकदार कम हो गई है। अगर जब रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा थी तो रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा था। अब चूँकि प्रोडक्ट्स की मिकदार बढ़ गई है तो अब ये प्रोडक्ट्स गवारा नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे अकेले रहें और सिर्फ उसी को हक है कि वही हमें बनाता रहे मिल मिल के, हमें भी हक बनता है कि हम टूट के दोबारा उनको बना दें। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इस कंडीशन पर आके वो टूटना शुरू हो जाती है और ये दोबारा इसको कर देंगे, एक वक्त ऐसा आएगा ये दोनों 50-50 दोबारा हो जाएंगे। इस तरह ऐसी कंडीशन के अंदर इनकी जो मिकदार बराबर हो जाती है, क्वांटिटी इक्वल हो जाती है दोनों की। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स जो हैं ये मिल के प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं, ये दोबारा टूट के जो हैं वो क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर रिएक्ट करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, इधर से रिएक्टेंट्स हैं उधर से प्रोडक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन जिसमें रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी इक्वल आ जाए, जैसे यहाँ पर भी 50 है यहाँ पर भी 50 है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन है। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन चलता है उतना ही रिवर्स रिएक्शन चलता है। तो अगर स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एक तो क्वांटिटी बराबर आ जाए, दूसरा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाए, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए रिवर्स रिएक्शन के रेट के और एक उनकी जो क्वांटिटी है दोनों के बराबर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जब रिएक्शन आ जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम।
ओके, अब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और रिवर्स रिएक्शन रेट बराबर हो जाए और रिएक्ट करने वाली चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो भी बराबर रहे, तो ऐसे रिएक्शन को, इस कंडीशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की दो हालतें हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है किसी चीज़ का रुका होना, स्टैटिक रेस्ट की हालत में होना, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसी हालत को कहते हो जिसमें रिएक्शन रुका होता है, ना को नए प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, ना रिएक्टेंट्स कोई चीज़ें नहीं बन रही होती है। हमेशा क्या हो रहा होता है, रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स टूट के रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। ऐसे लगता है देखने वाले को जैसे रिएक्शन रुका हुआ है, लेकिन हकीकत में वो रुका हुआ नहीं होता। उसमें चूँकि फॉरवर्ड डायरेक्शन भी चल रहा है, रिवर्स भी चल रहा है, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं बन रही, इसीलिए देखने वालों को लगता है कि रिएक्शन आपका स्टॉप है। और ऐसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इसके अंदर क्या होता है, ये आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है, ये दोनों चल रहे होते हैं बाकायदगी के साथ। रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं स्टूडेंट्स, और प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। ये दोनों तरफ के जो रिएक्शंस हैं वो चल रहे होते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो अगर एक साइड पर चल रहा है, लेफ़्ट टू राइट चल रहा है, तो जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो राइट टू लेफ़्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे बट इक्वल होंगे। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, उनका रेट इक्वल हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको ये दोनों एग्जाम्पल, जिसमें हमने हाइड्रोजन आयोडाइड वाले एग्जाम्पल को डिस्कस किया और दूसरा हमने कैल्शियम कार्बोनेट वाले एग्जाम्पल को डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपके दोनों वीडियोज़ जो हैं वो समझ आई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इन तमाम चीज़ों के अंदर, तमाम एग्जाम्पल्स के अंदर, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली, ये नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।